नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने पीएम मोदी और बीजेपी के उन नेताओं को क्या जबरदस्त सुनाया है जो बात बात पर पंडित नेहरू को बीच में ले आते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि मानो देश में जितनी सारी समस्याएं हैं उनकी जड़ में जवाहरलाल नेहरू हैं। जबकि हकीकत क्या है, अशोक वाजपेयी और बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि देश के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर सबसे तगड़ा किसी का विजन था तो उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस दौर में हमारे देश के पास खाने को अनाज तक नहीं था, देश का पेट भरने के लिए गेहूं तक नहीं था, उस दौर में कैसी कैसी संस्थाएं खड़ी की जवाहरलाल नेहरू ने। आज के दौर में विकास की बहुत सारी परियोजनाओं को लाना बहुत आसान है क्योंकि जमाना बहुत आगे चला गया है। लेकिन जब पंडित नेहरू को कुर्सी मिली थी तो उनके पास क्या था? लोगों के पास मकान नहीं थे, नहरें नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। तो ऐसे हालात से नेहरू ने देश को बनाना शुरू किया और कैसे कैसे संस्थान खड़े किए। और उन लोगों को भी अशोक वाजपेयी ने जवाब दिया है जो छोटी छोटी बातों को लेकर पीएम मोदी को विश्वगुरु बताते हैं। कभी चलने को लेकर, कभी हंसने को लेकर, कभी इस बात को लेकर कि विदेशों में रहने वाले भारतीय ही मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो असली विश्वगुरु कैसा होता है, दुनिया में कैसे नेहरू की तूती बोलती थी, किस्सा सुनाया है अशोक वाजपेयी ने। 3 वीडियो हम आपको दिखाएंगे अशोक वाजपेयी के, जो अलग अलग मुद्दे पर पीएम मोदी और बीजेपी के उन नेताओं को आईना दिखाते हैं जो हमेशा इतिहास को कोसने की राजनीति करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू खास तौर पर उनके टारगेट पर होते हैं क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनका रिश्ता है, तो जानबूझकर नेहरू गांधी परिवार को टारगेट किया जाता है। अशोक वाजपेयी विश्वगुरु वाली बात को लेकर क्या तंज कसते हैं, जरा सुनिए। नेहरू जी एक बायोलॉजिकल प्राणी थे। उन्होंने कभी विश्व गुरु होने का दावा नहीं किया, लेकिन उनके विश्व गुरु होने के 2 प्रमाण मैं आपको देता हूं। बोरिस पास्टरनाक, रूसी महान लेखक, डॉक्टर जिवागो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। सोवियत संघ इससे नाराज हुआ। आज रूस के वो यही है, तो नाराज हुआ और उसने इजाजत नहीं दी बोरिस पास्टरनाक को स्टॉकहोम जाके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, और उनको देश निकाला देने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस पर लंदन में एक कमेटी बनी इन डिफेंस ऑफ बोरिस पास्टरनाक, जो स्टीफन स्पेंडर और ऑल्डोस हक्सले ने बनाई, और नेहरू जी से आग्रह किया कि वो उस समिति के अध्यक्ष बने। नेहरू जी राजी हुए। उनसे कहा गया कि आपके संबंध चूंकि रूस से अच्छे हैं, आप ठुर्जो से बात करें कि एक तो वो पास्टरनाक को स्टॉकहोम जाने दें, और दूसरा उनके जो देश निकाले की कार्रवाई शुरू हो गई है उसको बंद कर दें। जाहिर है नेहरू जी ने ये बात ठुर्जो से की होगी। ठुर्जो ने पहली बात तो नहीं मानी, यानी उनको नोबेल पुरस्कार देने नहीं जाने दिया, लेकिन दूसरी बात मानी और पास्टरनाक को देश निकाला देने की कार्रवाई बंद हो गई। युगोस्लाविया में एक नया थोड़ा गैर मार्क्सवादी चिंतक हुआ, मिलान जिलास। टीटो, जैसा कि अक्सर होता है, जो तानाशाह होते हैं वो दूसरे की दूसरी राय पसंद नहीं करते और दूसरे को ही गायब कर देते हैं। तो वो भी पसंद नहीं कर रहा था, उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर नेहरू से कहा गया और नेहरू ने हस्तक्षेप किया और जिलास को जेल से बाहर कर दिया गया। कोई दावा नहीं किया कि विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु थे। तो अशोक वाजपेयी का ये भाषण दिखाता है, ये किस्से दिखाते हैं
कि नेहरू की दुनिया किस तरह बात सुनती थी। भले भारत एक गरीब देश था, लेकिन एक विजन वाले नेता के तौर पर, एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर, एक सुलझे हुए नेता के तौर पर नेहरू का पूरी दुनिया में सम्मान था। इसलिए जहां भी नेहरू गए वहां पर वहां की पब्लिक ने नेहरू का ऐसा सम्मान किया जो आज दिखाया जाता है कि भारतीय ही सम्मान करते हैं और दावा किया जाता है कि देखिए डंका बज रहा है। लेकिन पंडित नेहरू के कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां गोरे उनके सम्मान में लाइन लगाकर खड़े होते थे। तो यह होता है असली सम्मान। इसके अलावा पंडित नेहरू ने देश के विकास के लिए क्या किया, जो दावा किया जाता है कि यार नेहरू की वजह से देश आगे नहीं बढ़ पाया, तो अशोक वाजपेयी बताते हैं कि उस दौर में जब भारत एक गरीब देश था, अनेकों समस्याएं थी, तो नेहरू ने कैसे देश का विकास किया और किस तरह के विजन से देश को आगे बढ़ाया। उस समय जब नेहरू दृश्य पर थे, पश्चिम में एक बहस हो रही थी, द टू कल्चर्स, कल्चर ऑफ साइंस एंड कल्चर ऑफ आर्ट्स। नेहरू जी ने साइंटिफिक टेम्पर, टेक्नोलॉजी और साइंस और संस्कृति, इन तीनों के बीच कोई भेदभाव करने से इनकार किया। अब देखिए उनके जमाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा यशोगान होता है ना, तरह तरह के चमकती हुई सड़कें और चमकते हुए हवाई अड्डे बन गए हैं, जिससे बरसात में जिनकी छत गिर जाती है। और हमने ऐसा मंदिर बनाया है जो पहली ही बरसात में चूने लगा, ऐसा रामपथ बनाया है कि उसके पहले बरसात में ही उसमें 20 या 21 स्पॉट होल हो गए। पुल ऐसे बनाते हैं कि हर सप्ताह एक गिर जाता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जमाने में याद करें कि जवाहरलाल ने IITs बनाए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया और साथ साथ 3 राष्ट्रीय अकादमियां बनाई, साहित्य, संगीत, नाटक और ललित कला। नेशनल बुक ट्रस्ट बनाया, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया। ये सारे एक साथ बने, यानी विज्ञान, संस्कृति, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। तो अशोक वाजपेयी के बयान दिखाते हैं कि नेहरू किस तरह का विजन रखते थे। आज पीएम मोदी बात करते कि विकास और विरासत को एक साथ लेकर चलना है, लेकिन यह विजन तो पंडित नेहरू का ही था। दोस्तों, उस जमाने में ऐसा करना आसान नहीं था। पंडित नेहरू चाहते तो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए धर्म जाति की राजनीति भी कर सकते थे। इस बात पर भी ध्यान दे सकते थे कि यार पहले से पेट भरते हैं लोगों का, क्योंकि गेहूं के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे। लेकिन पंडित नेहरू ने ऐसे ऐसे संस्थान बनाए, हर क्षेत्र में बनाए, जो भारत के भविष्य को देखकर बनाए गए थे कि हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी आगे बढ़ना है। आज भी वही देश के जाने माने संस्थान माने जाते जिनकी नींव कभी पंडित नेहरू ने रखी थी। उसके बावजूद अगर वर्तमान दौर में नेहरू की आलोचना की जाती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय किसी और दल का ज्यादा वजूद नहीं था, उसके बावजूद वो आलोचना सुनने को तैयार रहते थे। विपरीत विचारधारा वालों को कभी दबाने का काम नहीं किया। अशोक वाजपेयी एक और किस्सा सुनाते हैं, जरा सुनिए। तो नेहरू ने जो संस्कृति का नक्शा अपने लिए तैयार किया, उसमें कलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सम्मान भी शामिल था। वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। उस समय कम्युनिस्टों की धरपकड़ हो रही थी, क्योंकि कम्युनिस्ट तो इसको अधूरी आजादी कह रहे थे और वगैरह वगैरह। तो कम्युनिस्ट लोग सत्ता से समरस नहीं थे और सत्ता उनके विरुद्ध थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर थे, उनकी पुस्तक साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए चुनी गई। लेकिन चूंकि वो कम्युनिस्ट थे, इसलिए उनको दिया जाए पुरस्कार कि न दिया जाए, इसका निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू पर। तो जवाहरलाल नेहरू के पास जब वो फाइल गई तो उस पर उन्होंने लिखा कि अगर
जूरी ने गुणवत्ता के आधार पर इस पुस्तक को चुना है, तो इस बात की कोई बाधा नहीं आ सकती कि वो वैचारिक रूप से कहाँ प्रतिबद्ध है। तो पंडित नेहरू के तमाम किस्से दिखाते हैं कि उनका कितना बड़ा दिल था। आज हालात ये आ गए हैं कि नेता विपक्ष को एक सरकारी भोज में नहीं बुलाया जाता। पंडित नेहरू की आलोचना करने वालों को अशोक वाजपेयी ने आईना दिखाया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऐसे लेखक, ऐसे साहित्यकार कितने मंच पर सुने जाते हैं। क्या इन्हें टीवी पर बोलने का मौका दिया जाता है? क्या अखबारों में इनके लेख प्रकाशित किए जाते हैं? देश की जनता तक ऐसे विचारों की पहुंच बहुत कम हो गई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आपको नेहरू की बहुत सारी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ब्रह्मांड में प्रचारित किया जाता है कि नेहरू का कैरेक्टर कैसा था। तो ऐसी बातों का प्रचार ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे लोग आलोचना करते मिल जाएंगे, लेकिन पंडित नेहरू के बारे में ऐसे लोग जानते कितना है? आप वर्तमान सरकार के गुणगान में पंडित नेहरू सहित पूर्व सरकारों को कोसने की राजनीति को लेकर, इतिहास को बदनाम करने की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।